हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नाइलेट द्वारा चलाई हुई ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे, जिसमें हम 4th चैप्टर को रीड कर रहे हैं। 4th चैप्टर में हमारा जो करंट में टॉपिक चल रहा है वो है आपका कंसोल इनपुट। इट मीन्स प्रीवियस वीडियो में हमने कंसोल इनपुट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी कि कंसोल इनपुट क्या होता है, यानी किस तरीके से हम आउटपुट स्क्रीन के द्वारा इनपुट को ले सकते हैं, यानी इनपुट के डेटा को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके हमने कुछ बेसिक रूल्स सीखे थे, कुछ नियम सीखे थे, ठीक है, और इसकी कुछ वर्किंग सीखी थी। नाउ फ्रेंड्स, अब हम आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज इस कंसोल इनपुट के टॉपिक में कुछ नया सीखते हैं कि किस तरीके से हम कंसोल इनपुट के द्वारा अपनी प्रोग्रामिंग को और भी बेहतर बना सकते हैं और इसको और भी अच्छा कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ अब हम अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कंसोल इनपुट में आपने क्या देखा था, किस तरीके से आप एंट्री करवाते हैं। प्रोग्राम आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं। एक सबसे पहले मेमोरी लोकेशन क्रिएट करते हैं और फिर आप लिखते हैं इनपुट फंक्शन का नेम, ठीक है, इनपुट फंक्शन लिखते हैं। फिर आप बी मेमोरी लोकेशन तैयार करते हैं, सपोज किसी भी नाम का मेमोरी लोकेशन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको, ठीक है, ये आप सेकेंड इनपुट लेते हैं और आप लिखते हैं सपोज c इक्वल्स टू a प्लस 3 और प्रिंट करवाते हैं आप c की वैल्यू, ठीक है। सपोज ये पूरा प्रोग्राम आप बनाते हैं, आप इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम को आप सेव करते हैं और सेव करने के बाद आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपकी जो आउटपुट स्क्रीन है वो मतलब ब्लैंक दिखेगी। यहाँ पे आपको कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिखेगा। आपको एक दो लाइनें जो स्टार्टिंग में पाइथन की जो आउटपुट में होती हैं वो लिख के दिखने बात अलग है, बट यहाँ से आपका आउटपुट शुरू होता है आपके प्रोग्राम का, वो स्क्रीन कैसी दिखेगी, आपको ब्लैंक दिखेगी, ठीक है। जैसे आपको कैलकुलेटर होता है और कैलकुलेटर की जो स्क्रीन है वो आपको क्या दिखती है, ब्लैंक दिखती है ना। आप इसको ऑन करते हो तो ऑन का सिग्नल दिखने लगता है, फिर आप उसमें सपोज 2 एंटर करते हो तो यहाँ पे 2 दिखने लगता है। इसी प्रकार ये स्क्रीन पूरी कैसे दिखेगी, ब्लैंक दिखेगी। इसमें आप क्या करेंगे, आप सपोज कोई नंबर देंगे 5, फिर आप कोई नंबर देंगे जो कि आपने सपोज नंबर दिया 5, जो कि ए मेमोरी लोकेशन के अंदर जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। कैसे स्टोर होगा, क्यों होगा, प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको, ठीक है, ऐसे समझा है। देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आएगा। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद फिर वो आपसे एक इनपुट लेने के लिए वेट कर रहा है कि आप जल्दी से उसको एक इनपुट दो, क्योंकि यूजर ने उसको आदेश दिया है कि भाई तुम्हें यूजर से क्या करना है, इनपुट लेना है, ठीक है। तो आपने सपोज कोई इनपुट दे दिया 2, तो ये 2 कहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा, ये 2 चला जाएगा बी मेमोरी लोकेशन के अंदर, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई ए और बी के अंदर रखी हुई वैल्यू ऐड होंगी और वो सी के अंदर जाके क्या हो जाएंगे, स्टोर होंगी। अब कंसेप्ट ये था कि ए और बी की जो वैल्यू है वो ऐड होके क्या रिजल्ट देंगी, तो मैंने आपको बताया था ए और बी की वैल्यू यहाँ पे ऐड होके रिजल्ट आपको क्या देंगी, 52, ठीक है। और ये 52 कहाँ स्टोर हो जाएगा, जाके सी के अंदर। यहाँ पे 52 क्यों आ रहा है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी बहुत अच्छे समझाया था कि इसलिए आ रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट यदि आप सिर्फ इनपुट लिखते हैं तो उसको ये ऐसे कैरेक्टर यूज करता है, ऐसे कैरेक्टर या ऐसे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, ये हम प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ओके, यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे स्ट्रिंग्स के तो उनको प्लीज जरूर देखिएगा। ओके, ये स्ट्रिंग आ गई आपकी 52, तो सी के अंदर स्टोर हुआ 52, तो आउटपुट भी आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 52। बट आप चाहते हैं कि यहाँ पे 5 और 2 वास्तव में जुड़ने के बाद जो रिजल्ट होता है 7 वो आए, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीजर, ठीक है। इसके पहले आप लिखेंगे इंटीजर, बकायदा इनको आपको सॉल्व करके देखना है। तो इस कंडीशन में आंसर यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 7। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, आप जब भी आउटपुट रन कर रहे हैं तो आपको ये जो स्क्रीन है वो कैसी मिल रही है, दिख रही है, ब्लैंक दिख रही है, ठीक है। अब ब्लैंक दिख रही है स्क्रीन। अब इस कंडीशन में आप जैसे मान लो आपने ये प्रोग्राम बनाया, कोडिंग बनाई और किसी व्यक्ति को बेच दी, है ना, आपने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया, किसी व्यक्ति को बेच दिया, अब उसे तो ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है। अब एडिशन जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यूज का ही होता हो, है ना। इंटीजर जो एडिशन है वो तो फ्लोट टाइप की वैल्यू का भी हो सकता है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो मान लीजिए किसी ने
जब कोई व्यक्ति रन कर रहा है, आपने जिस व्यक्ति को बेचा है प्रोडक्ट, उसको ये नहीं पता कि प्रोग्रामर ने क्या कोडिंग लिखी है, उसको तो इसको यूज़ करना है। उसका तो जो आपने सॉफ्टवेयर बना के दिया है, तो ये आउटपुट स्क्रीन उसको सामने दिख रही है, उसको तो सिर्फ इसको यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर है, अब कैलकुलेटर के अंदर क्या सेटिंग हुई है, कैसे हुई है, इससे आपको थोड़ी ना मतलब होता है, ये आप नहीं जानते क्या हुई है। आप तो सीधा सीधा उसमें क्या करते हो, एडिशन करते हो, ठीक है। तो आप कभी 5 + 2 ऐड करवा के देख सकते हो, आप कभी इसमें 3.2 को ऐड करवा के देख सकते हो, ठीक है। तो अभी खैर हम इतना डीप में तो नहीं सीख रहे, लेकिन इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए अब आपने एडिशन किया और एडिशन में आपने यहाँ पे लिख दिया 5.3 और एंटर कर दिया। अब ध्यान दीजिए 5.3 किस तरीके की वैल्यू है, पॉइंट लगाए तो ये वैल्यू किस तरीके की, फ्लोट, ये किस तरीके की वैल्यू है, फ्लोट, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, आपने जो प्रोग्रामिंग की सेटिंग की है, वो प्रोग्रामिंग की सेटिंग ऐसे की है कि भाई वो यहाँ से क्या करेगा, इनपुट टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ से वो क्या करेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, वैल्यू उसको एक्सेप्ट करनी इंटीजर टाइप की, और आपने गलती से यहाँ पे वैल्यू दे दी फ्लोट टाइप की। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपको एरर शो होगी, ठीक है। इस कंडीशन में आपको एरर शो होगी। तो हम क्या करें, ऐसे में तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपने एक प्रोग्राम बना के दे दिया, अगले ने आपसे खरीद के भी ले गया, अब वो तो 5.3 दे रहा है और एरर आ रही है, अब वो समझ ही नहीं पा रहा एरर क्यों आ रही है, भाई ये भी नंबर है और आप अकेला 5 देते हो, वो भी नंबर है। अब क्या कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में, बेटर है कि आपने जो प्रोग्राम बनाया है, ये जो आपकी आउटपुट स्क्रीन ब्लैंक दिख रही है, क्यों ना यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख जाए, एंटर ओनली इंटीजर वैल्यू। यदि ऐसा लिखा हुआ दिख गया तो आसानी से कोई भी यूज़र जो यूज़ कर रहा है वो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू को एंटर करवाएगा ना। जैसे कि आप मान लीजिए किसी भी परीक्षा का रिजल्ट लेने जाते हैं, तो जब आप रिजल्ट लेने जाते हैं तब आपसे 2 चीज़ें पूछी जाती है, एक तो पूछा जाता है रोल नंबर और एक पूछा जाता है सपोज आपसे शायद डेट ऑफ बर्थ, है ना। इस तरीके से कुछ भी 1 या 2 चीज़ें आपसे पूछी जाती है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ नहीं मिलेगा आउटपुट स्क्रीन पे, आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई नहीं मिल रही, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है, कहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यदि आप अनुमान से तो आप नहीं कर सकते ना कि कहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, कहाँ पे रोल नंबर लिखना है। आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख दोगे, यहाँ पे रोल नंबर लिख दोगे। यदि आपको कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा, आप एप्लीकेशन नंबर लिख दोगे, ठीक है। तो क्या जरूरी कि भाई आपको आउटपुट स्क्रीन पे यहाँ पे हर चीज़ दिखे, है ना, दिखेगी तो आप उस अकॉर्डिंग सही आउटपुट दे पाओगे। इसी प्रकार यदि हमको यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे दिख जाए एंटर ओनली इंटीजर वैल्यू, तो कोई भी यूजर जो यूज़ कर रहा है वो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दे देगा। अब ऐसे करने पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। फिर सपोज सेकेंड नंबर आया तो उसने फिर बोल दिया, कंप्यूटर ने बोला एंटर एनी अदर इंटीजर, है ना, या जो भी आप लिख सकते हो, बहुत अच्छा, ये एंटर एनी अदर इंटीजर वैल्यू, एंटर सेकेंड इंटीजर वैल्यू, जो भी आपको लिखना, ठीक है। कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है। मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे कोई ना कोई आउटपुट कंप्यूटर की तरफ से आना चाहिए, तब आप उसमें कोई ना कोई इनपुट देंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छी बेटर प्रैक्टिस है। अब ऐसे आउटपुट के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देख लीजिए आपको क्या करना होगा। ये यहाँ डेटा लिखा था उसको मैंने इस तरफ शिफ्ट किया है, ठीक है, ताकि मुझे स्पेस मिले यहाँ पे लिखने के लिए। आप क्या चाहते हो, जब आप पहली वैल्यू एक्सेप्ट करवा रहे हो यूजर से, तब आप क्या चाहते हो, क्या इनपुट आए पहली वैल्यू एक्सेप्ट करने से पहले, एंटर ओनली इंटीजर वैल्यू। तो ये जो भी आप ये लिखवाना चाहते हो स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग आपको लिखनी होगी यहाँ पे। ध्यान से देख लीजिएगा जगह, इनपुट के आगे जो ब्रैकेट्स है ना, इनपुट में जो ब्रैकेट्स रखें, इन ब्रैकेट्स के अंदर आपको लिखना होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे ये 2 ब्रैकेट्स जो है यहाँ से हटा रही हूँ, बंद वाले, और ये जो इनपुट के बाद जो ब्रैकेट लगा है ना, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डबल इन्वर्टेड कोट्स करके, ठीक है। आप सिंगल या डबल इन्वर्टेड कोट्स का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने डबल इन्वर्टेड कोट्स का यूज़ किया है, और फिर लिखा है मैंने एंटर एनी इंटीजर वैल्यू। और बकाया है, जब भी आपकी लाइन खत्म हो रही है तो आपको यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोट्स से उसको क्या करना है, बंद करना है। नाउ ब्रैकेट कौन सा बंद किया ये मैंने, ये वाला, ध्यान से देखिएगा, ये इनपुट वाला ब्रैकेट बंद किया है, इनपुट फंक्शन वाला, और
अब मुझे इंटीजर के जो इनपुट के पहले इंटीजर ये वाला ब्रैकेट लगा था, इस वाले फंक्शन को क्लोज करना है, यानी इस वाले ब्रैकेट को क्लोज करना है। क्लियर, समझ में आ गया? जो भी चीज़ आपको चाहिए पहले वाले डाटा के अकॉर्डिंग की, पहले वाला डाटा हम जब देने जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमको उसके रिगार्डिंग कौन सा आउटपुट हमें स्क्रीन पे चाहिए, तो वो डाटा आप वो स्ट्रिंग आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी प्रकार अब अगला डाटा आप दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग क्या डाटा चाहिए आपको, आउटपुट क्या चाहिए कंप्यूटर के द्वारा लिखा हुआ, एंटर एनी अदर इंटीजर, तो वो भी आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कोट्स, एंटर एनी अदर इंटीजर वैल्यू। ठीक है, ब्रैकेट्स का विशेष ध्यान रखिएगा, 2 बार ब्रैकेट्स मैंने क्लोज किए ना। आपकी वैल्यू ए और बी जुड़ जाएगी। अब आप इस तरीके से आंसर आएगा और आंसर यहाँ पे आ जाएगा 7। अब अकेला 7 मिल रहा है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, क्यों ना हम इसके लिए भी कोई स्ट्रिंग लिख दें, हमको ऐसा आंसर मिल जाए। सपोज हम चाहते हैं, मैं ये आंसर आपको यहाँ लिख कर बता देती हूँ कि इसके बाद सपोज मुझे ये ऐसा आंसर मिल जाए, आंसर इज 7, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऐसा लिखा हुआ। तो इसके लिए मैं कैसे लिखूँगी, आपको यहीं से लिखना है। मैं थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ, प्रिंट अपना स्टेटमेंट, इधर स्पेस नहीं मेरे पास, प्रिंट लिखा। क्या चाहती हूँ मैं, आंसर इज। देखिए जो भी स्ट्रिंग मेरे को दिख रही है वो मुझे डबल इन्वर्टेड कोट्स में लिखनी होगी। मुझे क्या चाहिए, आंसर इज। ध्यान से देख लीजिएगा, जो भी मुझे चाहिए आंसर इज स्ट्रिंग, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कहला रही स्ट्रिंग। जैसे मान लो यहाँ पे वैल्यू 7 है ना, ये वैल्यू 7 आ रही है, अभी आपने देख लिया 7 वैल्यू आ गई। मान लो आपने यहाँ पे डेटा बदल दिया, आपने यहाँ पे 3 और 2 कर दिया, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5। लेकिन आंसर इज तो एज इट इज रहेगा, है ना, क्योंकि आप चाहते हो आंसर इज इस तरीके से प्रिंट हो गया। मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू वो तो 3 हो जाएगी, लेकिन आंसर इज सेम रहेगा। तो ऐसी कोई स्ट्रिंग जो कि आप चाहते हो कि कंप्यूटर ऑलवेज आपको इस तरीके की स्ट्रिंग प्रिंट करवाता रहे हर प्रकार के आंसर में, तो जितना आप चाहते हो कि जितनी स्ट्रिंग ऑटोमेटिक एज इट इज प्रिंट हो, वो आपको प्रिंट के ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कोट्स के द्वारा लिखनी होगी। तो डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर मैंने लिखा है, उसके बाद आपको लगाना होगा ब्रैकेट्स। अब ये जो वैल्यू है, जो कभी 7 आई, वैल्यू चेंज की तो 5 और 2 था, तब 7 आ रही थी, है ना, और फिर मैंने शायद 5 और क्या करी मुझे याद नहीं, 3 और 2 कर दी तो 5 हो गई, 1 और 2 कर दी तो 3 हो गई। तो ये वैल्यू है वो क्या हो रही है, मेरी चेंज हो रही है। तो अगर मैंने आपको यहाँ पे ये वैल्यू लिख दी, यहाँ पे ये वैल्यू लिख दी, तब तो क्या होगा, आप चाहे नंबर कोई सा भी डालो, आंसर इज 3, आंसर इज 3 हमेशा प्रिंट होता रहेगा, चाहे आप इसमें 5 लिख दो, चाहे आप इसमें 10 15 लिख दो, कुछ भी लिख दो। क्यों, कारण क्या बताया मैंने, डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर जो भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो मैं क्या चाहती हूँ, एज इट इज हमेशा तो प्रिंट हो आंसर इज, तो आंसर इज को तो लिखिए आप डबल इन्वर्टेड कोट्स में, उसके बाद लगाइए कॉमा। ध्यान दीजिए जो वैल्यू जो बार बार बदल रही है, आप इस वैल्यू का क्या लिखोगे, मेमोरी लोकेशन। क्या लिखोगे, मेमोरी लोकेशन। जो आपका 3, 7, 5 जो भी हम यहाँ पे वैल्यू बदल रहे थे, तो जो भी यहाँ पे आंसर आ रहा था, बेसिकली वो आंसर किस मेमोरी लोकेशन का था, वो आंसर था आपका सी मेमोरी लोकेशन का, राइट। ए और बी की वैल्यू जुड़ के सी के अंदर ही तो स्टोर हो रही है। तो ये जो आंसर आपको मिल रहा है 3, 5 जो भी हमें डाटा हमने बदला उस अकॉर्डिंग जो भी हमें यहाँ पे आंसर मिला, ये बेसिकली आंसर स्टोर हो रहा है सी के अंदर, ठीक है। तो इसलिए जो भी हमको यहाँ पे वैल्यू बदल बदल के मिल रही है, उस वैल्यू का हमको लिखना होता है मेमोरी लोकेशन का नेम। तो ये वैल्यू जो भी है वो कहाँ स्टोर हो रही है, सी मेमोरी के अंदर, तो हमको यहाँ पे लिखना होगा सी। अब ध्यान दीजिए, मेमोरी लोकेशन का नाम कभी भी डबल इन्वर्टेड कोट्स में नहीं लिखना, इसको नॉर्मल लिखना है, ठीक है, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कोट्स में लिखी हुई वैल्यू एज इट इज प्रिंट हो जाती है, और बिना डबल इन्वर्टेड कोट्स की लिखी हुई वैल्यू, बिना डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखा हुआ जो भी लिखा हुआ है बिना डबल इन्वर्टेड कोट्स के, उसके अंदर यानी उस मेमोरी लोकेशन के अंदर रखी हुई वैल्यू प्रिंट होती है। यानी यहाँ पे सी मेमोरी लोकेशन के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, जब सपोज आपने 15 दिया तो 15 कहाँ चला गया, ए के अंदर, ए के अंदर स्टोर हो गया 15,
है ना, ए मेमोरी लोकेशन में चला गया 15, आपने दिया 2, बी मेमोरी लोकेशन में क्या चला गया 2। हमने क्या बोला इसको, राइट हैंड साइड इवोल्यूशन होगा, 15 और 2 को जोड़ दे तो कितना हो गया 17, और हमने फिर उसको आदेश दिया कि भाई जो 17 आंसर है उसको तुम क्या करो सी मेमोरी लोकेशन में असाइन कर दो, तो सी के अंदर असाइन कर दिया। अब मान लो आपने वैल्यू 15 और 2 दिए, तो सी के अंदर क्या स्टोर हुआ है 17, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इज आ जाएगा 17, ठीक है। तो ध्यान दीजिए डबल इन्वर्टेड कोट्स में जो भी लिखा है एज इट इज प्रिंट हो रहा है, बिना डबल इन्वर्टेड कोट्स में लिखा है उसकी क्या प्रिंट हो रही है, वैल्यू प्रिंट हो रही है।